हेलो एवरीवन। सो गाइस, कल हम अपना टॉपिक कर रहे थे टेंस और हमने कल टेंस का इंट्रोडक्शन किया था एंड आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में जो भी बताया था हमने टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके जो पार्ट्स हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, तो आई होप कि आप लोगों को वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम अपना प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भाई प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कि जब हम वर्तमान के बारे में, जो रिसेंट में अभी जो चल रहा है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं। अब प्रेजेंट की चारों फॉर्म होती हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी पहचान क्या होती है, जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि जहाँ पे ता ते ती आए हों तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें पता चल जाता है। लेकिन क्या है कि इनको किस लिए बताया जाता है कि हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो किसी की आदत होती हैं, या फिर जिनके अंदर जनरल ट्रुथ छिपा हुआ होता है, या फिर आप किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो कि वह ऐसा करता है, उसका ये रोज़ का काम है, वह यही करता है, वह जाता है, वह स्कूल जाता है, या वह रोज़ स्कूल जाता है, वह अपनी दादी माँ के साथ मंदिर जाती है, वह खाना पकाते हैं। तो क्या है कि उसमें एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादातर किसी की आदतों के बारे में बताया जाता है, या किसी का जो डेली वर्क है, जो उसका डेली रूटीन है, उसके बारे में बात की जाती है, या जो हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं कि अर्थ है हमारी, की अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस तरीके के जो हमारी जो चीज़ें होती हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो पहले आप लोगों को रूल्स बताती हूँ। हमारे रूल्स क्या हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के? हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रुथ्स एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैबिट के बारे में या जनरल ट्रुथ्स के बारे में बात करता है। उससे पहले अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारी वर्ब कौन सी आती है, या सिंपल सेंटेंस में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, नेगेटिव में क्या यूज़ किया जाता है। तो चलिए बताते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है वो क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, और हमेशा प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और आपने देखा है कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो नेगेटिव फॉर्म होती है उसमें हम डू डज का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे सिंपल सेंटेंस के अंदर हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। ये भी मैं बताती हूँ कि सेंटेंसेस के साथ किन के साथ यूज़ किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो हमारी जो सेंटेंस की जो इक्वेशन या फॉर्म होती है वो यहाँ पर क्या बनती है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिया जाता है। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म आती है, उसके बाद एस और ई एस का यूज़ आता है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं दे गो टू वॉक डेली। एक और सेंटेंस में लिखती हूँ पहले, राहुल goes to walk daily। अब आप ये देखेंगे कि ऊपर वाला जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर तो हमने एस या ई एस में से कुछ भी यूज़ नहीं किया है, और हमने राहुल के साथ ई एस का यूज़ किया है। तो क्या है स्टूडेंट्स कि जहाँ पर भी हमारे प्लूरल फॉर्म यूज़ की जाती हैं, हमारे प्लूरल फॉर्म्स होती हैं आए, क्योंकि हम आए को प्लूरल में ही काउंट करते हैं, वी है, यू, दे,
या फिर बहुत सारी चीज़ें जो प्लूरल में दी गई हैं या ग्रुप है किसी भी चीज़ का, तो उनके साथ आप कभी भी एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एस और ई एस का यूज सिंगुलर के साथ किया जाता है। और हमारे सिंगुलर फॉर्म्स कौन सी होती हैं? हमारे सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं ही, शी, इट, कोई भी सिंगल पर्सन, किसी का नाम या कोई भी सिंगल चीज़, उनके साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। आप याद रखेंगे कि प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, उसके साथ कभी भी एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाता है। और जहाँ पर भी आपकी सिंगल टर्म होगी वहाँ पर आपके हमेशा ई एस या एस का यूज़ करना होगा सेंटेंस के अंदर। अब जैसे ई एस का यूज़ तो मैंने बता दिया कि कौन से सेंटेंसेस के साथ में लगाया जाता है। अब हम लिखते हैं ही प्लेज फुटबॉल। तो प्लेज यानी कि यहाँ पर हमने एस का यूज़ किया है और यहाँ पर हमारा ई एस का यूज़ किया गया है। और ऐसे आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी वर्ब आपकी एस को इंक्लूड कर रही है और कौन सी ई एस को। कुछ लोगों को क्या लगता है कि एस तो सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है और ई एस को प्लूरल के साथ। ऐसा नहीं है, एस और ई एस दोनों ही आपके सिंगुलर के साथ यूज़ किए जाते हैं और आपका जो प्लूरल होता है उसके साथ सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, एस और ई एस कभी भी नहीं लगाए जाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सेंटेंस के अंदर राहुल हमारा सब्जेक्ट है, गोज हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके साथ नोट का और डू डज का यूज़ करते हैं। नेगेटिव भी और जहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आते हैं, देखिए जहाँ पर आपका नेगेटिव फॉर्म यूज़ की जाएगी तो वहाँ पर आप नोट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ, जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस में था कि हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ई एस का यूज़ करते हैं, तो नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि हम डू डज का यूज़ करते हैं एस और ई एस की जगह। एक तरीके से देखा जाए तो डू डज एस और ई एस फॉर्म ही है। और ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद पहले डू या डज, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनका यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका नोट यूज़ किया जाएगा, उसके बाद आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि जहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, हम सिंपल में क्या कर रहे थे कि हम सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जहाँ पर भी नेगेटिव आ जाता है, जहाँ पर नोट का यूज़ आपको करना होता है, वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ डू डज का यूज़ पहले किया जाता है, उसके बाद आपका नोट यूज़ किया जाएगा और फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, उससे पहले बता देती हूँ कि डू डज कैसे यूज़ होता है। डू हमारा प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट में बताया था, दे, आई, वी, यू और कोई भी ग्रुप है जो ज़्यादा चीज़ें हैं उनके साथ हम जैसे सीधा लिखते हैं उनको एस और एस के बिना, तो यहाँ पर नेगेटिव के अंदर आप उसको डू के साथ लिखेंगे। प्लूरल चीज़ें डू के साथ लिखी जाएंगी और आपकी जो सिंगुलर चीज़ें हैं वो डज के साथ लिखी जाएंगी, क्योंकि डज इंक्लूड्स ई एस। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, she does not swim in the river। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारी जो वर्ब फॉर्म होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। तो शी हमारा सिंगुलर है और हमारा सब्जेक्ट भी है, तो इसके साथ हमने डज का यूज़ किया है। उसके बाद जैसे कि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट का यूज़ किया है और उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म एंड इन द रिवर हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं।
बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सीधा साधा है कि आपको ध्यान रखना है कि भाई डू डज का यूज़ कहाँ होता है, कौन सी फॉर्म आपकी यूज़ की जाती है, बस। और अब बता देती हूँ कि जो आपके क्वेश्चन मार्क का जो सेंटेंस होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसके बाद हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और एक चीज़ जो मेन है वो है क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस दिए होंगे, जहाँ पर भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी हमेशा पहले आएगी, ये याद रखना। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। और इनके अंदर कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, वरना आपका सेंटेंस गलत ही माना जाता है। तो अगर हम अब कुछ भी उठाते हैं, एग्जाम्पल अपना उठाते हैं, प्लूरल में देती हूँ एग्जाम्पल इस बार मैं आपको। डू दे लीव फॉर दिल्ली, कि वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो डू दे लीव फॉर दिल्ली, तो क्या कह रहा है कि क्या वो दिल्ली के लिए जाते हैं या जा चुके हैं, जो भी हमारा इक्वेशन बनती है, जैसे भी आप लोगों को समझ में आए आप उस तरीके से एग्जाम्पल को कैरी कर सकते हो। तो हमारा सेंटेंस क्या कहता है, डू दे लीव फॉर दिल्ली, क्या वो दिल्ली के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने क्वेश्चन पूछा है ना, और जो क्वेश्चन वाली फॉर्म होती है वो हमेशा हम पहले यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारा डू यूज़ किया गया है। एक तो प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस में पहले लिखी जाएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है, और फिर उसके बाद हमारा वर्ब फॉर्म आती है, एंड देन और ऑब्जेक्ट। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर इसे सेंटेंस को आपको नोट में बनाना हो कि क्या वो दिल्ली के लिए नहीं जाते, तो कैसे यूज़ करेंगे, डू दे के बाद, यानी कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आप नोट लगा देंगे। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन मार्क के साथ साथ आपको यहाँ पर नोट का यूज़ करना है, तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी है या फिर लगे कि थोड़ा सा और आसान तरीके से समझाइए, किसी को डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। तो अब मैं आप लोगों को रूल्स दिखा देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताए भी थे कि जहाँ पर किसी की आदत के बारे में बात की जाती है, मान लीजिए हम कहें कि वह सुबह एक सेब खाता है, तो वो उसकी आदत है कि वो रोज़ खाता है, या उसकी आदत बन चुकी है, या फिर ही गोज फॉर अ वॉक डेली, कि वह हर रोज़ सुबह सैर के लिए जाता है। तो जहाँ पर भी आपको आदत नज़र आती है तो वहाँ पर क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जनरल ट्रुथ्स कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन है, आइस मेल्ट्स ऑन द 0 डिग्री सेल्सियस, जो भी है आपके जनरल ट्रुथ्स हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, यानी कि जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स जिन्हें आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो, उनके अंदर क्या है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, यानी कि वाओ, हुर्रे, जिन सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है, या फिर तुम बहुत ही अच्छे से करो, तुम तो बहुत बहादुर हो, वाह आज तो हम बाहर गए थे, हुर्रे हमने मैच जीत लिया। तो ये सेंटेंसेस क्या होता है कि इनके अंदर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, जो लास्ट में आपका साइन कैरी करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। अब मान लीजिए कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो क्या कहेगा, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये तो नहीं कहेगा कि मे यू लिव लॉन्ग, कि पहले तुम, भगवान करता तुम पहले जीते, अभी भी जी रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी की बात ही क्या होती है कि जब प्रेजेंट में कोई आपको कुछ विश कर रहा है, आप किसी के सामने अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पर हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है when two actions of the future are being talked about, यानी कि जहाँ पर फ्यूचर के दो एक्शंस की बात, one dependent on the other, the former action is represented by present simple and the later by future simple। ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसे। ये कह रहा है कि जहाँ पर दो एक्शंस की बात की जा रही है और जो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसमें एक जो
एक्शन है, यानी कि दो एक्शन है, दो कामों की बात हो रही है, फ्यूचर के काम में प्रेजेंट में बात हो रही है। और जब उन दो कामों में से एक काम जो है आपका दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, तो द फॉर्मर का मतलब होता है कि पहले वाला जो काम पहले हुआ है उसको तो आप प्रेजेंट करोगे प्रेजेंट सिंपल के साथ, और जो दूसरे नंबर पे जो काम होगा या हो रहा है उसको आप फ्यूचर सिंपल के साथ इंडिकेट करते हो। मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल देती हूँ। देखिए, शी पैक्स द बैग एज they shall leave for Mumbai tomorrow। अब इसमें क्या है, जैसा कि हमारा रूल कहता है कि जहाँ पर दो एक्शन हुए हैं और एक एक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हो, तो पहले वाला एक्शन जो हमारा होगा वो प्रेजेंट सिंपल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो दूसरा एक्शन होगा यानी कि आगे भविष्य में होने वाला है वो हमारा फ्यूचर सिंपल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है, शी पैक्स द बैग एज दे शैल लीव फॉर मुंबई टुमारो, कि वह बैग पैक करती है क्योंकि उन्हें कल मुंबई के लिए जाना है या निकलना है। इसमें क्या है कि हमारा जो पहले वाला काम है वो दूसरे वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई जब तक बैग, अगर वो बैग ही पैक नहीं करे तो फिर वो मुंबई जाके क्या करेंगे। बिना बैग्स के आप कहीं भी टूर कर रहे हो, कोई भी ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, तो आप क्या ही करोगे। तो ये क्या है कि पहला एक्शन है कि पहले बैग पैक किए जाएंगे और फिर वो मुंबई के लिए जाएंगे। तो शी पैक्स द बैग, कि वह बैग पैक करती है एज दे शैल लीव फॉर मुंबई टुमारो, क्योंकि वो कल मुंबई के लिए जा रहे हैं, निकलेंगे। तो क्या बोला कि फ्यूचर की जहाँ बात की जाए और दो एक्शन की बात की जा रही हो, तो वहाँ पर पहले वाला एक्शन जो होगा वो सिंपल में आएगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है दूसरे काम के ऊपर कि अगर वो मुंबई जा रहे हैं तो उन्हें बैग पैक करना पड़ेगा। तो क्या है कि पहले के साथ आपका सिंपल सेंटेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो दूसरा काम है यानी कि जो फ्यूचर में अब करेंगे उसके बाद जो होने वाला है उसके लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। एक बार दोबारा से बताती हूँ। जब दो काम एक साथ करने वाले हो, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, तो आप पहले अपना बैग पैक करते हो और उसके बाद उस जगह पर जाते हो। ऐसा नहीं है कि जाने के बाद कोई बैग पैक करके पहुंचा देगा। तो क्या है कि इतना सिंपल है कि जब भी आप कहीं जाते हो तो पहला काम आपका जो होता है वो होता है भी या तो खाना पकाना होता है कि खाना पैक करके लेके जाएंगे, या फिर आपको बैग पैक करने होते हैं। और बैग पैक करना जो डिपेंड करता है कि आप जा रहे हो कहीं पर, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो पहले वाला काम है जो अभी कर रहे हो फिलहाल, जो पहले जरूरी है वो तो होगा सिंपल प्रेजेंट के अंदर, और जो कल करने वाले हो या कल कहीं जाने वाले हो तो वो हो गया हमारा फ्यूचर। तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकता है। कल हम अपना करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे लोगों को शेयर कीजिए, शायद उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए या किसी को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।